हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर लेकर के, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम जब सबको पता है 14th ऑफ जुलाई 1789 को चालू हुआ था। और ये रेवोल्यूशन इसलिए हुआ था क्योंकि जो सोसाइटीज़ 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए थे ट्रेजरी खाली होने के कारण। तो सोसाइटी की डिवाइड था नोवेलिटी में, क्लर्जी में और कॉमनर्स में। तो नोवेलिटी क्लर्जी क्या करते थे, वो लोग टैक्स नहीं पे करते थे, ये बर्थ मतलब प्रिविलेज पाते थे बाय बर्थ। और जो ये थे कॉमनर्स क्या करते थे, मजबूरी में उनको खुद को पीछे करके हर चीज़ को तो उनको पे करना पड़ता था टैक्स। खाली टैक्स नहीं, वो टैक्स भी पे करते थे, साथ में उनके घर पे काम भी करते थे। ठीक है, मतलब चारों तरफ से उनका शोषण हो रहा था। तो इसलिए उस कॉमनर्स के बीच में लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स बहुत जन थे। तो उन लोगों ने सोचा कि क्या हम इस चीज़ को काहे हम झेलें, अब कुछ नया करने का कोशिश करते हैं। तो ये लोग रिवॉल्ट कर देते हैं इसके खिलाफ, वहाँ का किंग के खिलाफ, लुइस 16, जो कि आप पढ़ चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। चैप्टर को वहीं से कंटिन्यू किया है कि यूरोप में सबसे पहला नेशनलिज्म आया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ही कारण आया। ठीक है, तो पहला पॉइंट उसी पे बेस्ड है। इन यूरोप फर्स्ट रेवोल्यूशन केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो पहला रेवोल्यूशन यूरोप में आया कब, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। और एक चीज़, ये जो टॉपिक है आपका पहला ही टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसी के लिए मैं पहला लाइन आपको बताया, फिर उसके बाद ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे ही बेस्ड टॉपिक है पहला वाला। और जो आइडिया है नेशन का, वो कैसे बिल्डअप हुआ वहाँ से। ठीक है, आइडिया नेशन क्या था ना, यूरोप में ना मिड ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब कि 1750s के दौरान यूरोप में कोई भी एक ठो नेशन नहीं था, कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं था, वो सारे बटे हुए थे। कोई नॉर्थ में कोई राजा रूल कर रहा है, तो साउथ में कोई राजा रूल कर रहा है, ऐसे करके सारे बटे हुए थे। तो क्या होता था ना, उसके कारण तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी होता था, सोच में डिफरेंस होता था, उसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट होता था दूसरे पीपल्स के बीच में। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे थिंकर्स सोचे कि अब नेशन वाइड एक हम नेशनलिज्म डेवलप करेंगे थ्रू रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन के थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, कॉमनर्स फ्री हो गए। फिर क्या हुआ, जो फ्रांस था हमारा, वो मोनार्की मतलब राजतंत्र, राजा का तंत्र से कंस्टिट्यूएंट मोनार्की में बदल गया। कंस्टिट्यूएंट मोनार्की मतलब कि जो राजा हमारा, जो वहाँ पे राजा होगा, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही राज करेगा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो राजा है देश का। ठीक है, उस वक्त तो फ्री था, वो कैसे भी कर सकता था, लेकिन अब वो जो करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ में करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की हो गया। ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे चलते रहा। फिर 1-1.5 साल के बाद जब मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की में बदला, फिर उसके बाद कुछ दिन चला, फिर कंट्री को क्या कर दिए, डेमोक्रेटिक घोषित कर दिए। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक घोषित करने के बीच में क्या क्या हुआ, हमको वही बताना। कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की के बाद डेमोक्रेटिक तक घोषित करने का बीच में ये सारा कुछ हुआ। पहला, एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फादरलैंड एंड सिटीजनशिप। तो पीपल्स के दिमाग में डाला जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश करना है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश करना है, साथ में फादरलैंड का फीलिंग के साथ कि ये जो लैंड है सुप्रीम है, इसके अलावा और कोई लैंड नहीं है, और हम वही लैंड के सिटीजन हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस न्यू ट्राई कलर फ्लैग। तो ये क्या किए, जो रेवोल्यूशन कर रहे थे वो क्या किए, इंट्रोड्यूस किए नया 3 कलर का फ्लैग फ्रांस का, जिसके कारण क्या होता है, फ्लैग तो सबका होता है। तो अगर आपको झंडा मतलब इंडिया का अगर आपको फ्लैग दिखा दिया जाए, तो आप प्राउडली बोलेंगे कि हम इंडियन है। कोई भी दुनिया का देश में रहें, तब भी आपको दिखा दिया जाए, तब भी आप बोलेंगे हम प्राउडली इंडियन है, मेरा देश का झंडा। उसी तरह इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने कंट्री से, तो उनको न्यू ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया उनके आगे। ठीक है, इलेक्शन हेल्ड टू इलेक्ट द जनरल ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स बताया, 3 स्टेट्स डिवाइड थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन उसी का ही बात चल रहा है अभी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या, पहला था नोबिलिटी, दूसरा था क्लर्जी, और तीसरा था कॉमनर्स।
ये तीनों में डिवाइड था। तो ये तीनों का अपने अपने ना जनरल होते थे, ठीक है, तीनों के अपने अपने जनरल जो कि लीड करेंगे, नोवेल्टी के जनरल लीड करेंगे, क्लर्जी के जनरल और कॉमनर्स के जनरल। ये आपस में एक दूसरे को ये लोगों ने इलेक्ट करते थे, कॉमनर्स के पीपल कॉमनर्स के जनरल को इलेक्ट करते थे। तो ये जो पॉइंट है बता रहा है कि जो इलेक्शन होने लग गया, मतलब डेमोक्रेटिक, जैसे डेमोक्रेसी में होता है इलेक्शन कि अपना राजा को खुद चुनेगा आदमी, तो वैसे ही इलेक्शन के थ्रू वहाँ पे अपना जनरल को ये लोग चुनते थे कि जो उनको रिप्रेजेंट करे राजा के पास या फिर एक सभा में, ठीक है। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड टू फॉर्मुलेट लॉज। तो अपना अपना सबका एडमिनिस्ट्रेशन था इसके पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ ना, आदमी लोग ट्राई करने लग गए कि सबको एक ही जगह समेट के रखना है देश के अंदर, कि डाइवर्सिटी हो बस, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ना हो डाइवर्सिटी पे। तो उस चीज़ को कम करने के लिए वो क्या किए, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो कि एक ही जन ऑपरेट करेगा, वो भी सेंट्रल से, मतलब एक जगह बैठ करके पूरा वो सिस्टम को ऑपरेट करेगा और उसी सिस्टम के बने लॉ पे पूरा देश चलेगा, ठीक है। अ यूनिफॉर्म सिस्टम टू मेजर वेट। तो वेट भी मेजर करने का सबका अपना अपना तरीका था पूरा थ्रू आउट द कंट्री। मतलब फ्रांस में आप कहीं भी चले जाएं, कहीं पे कुछ वेट नाप रहे हैं, कहीं पे कुछ वेट नाप रहे हैं, तो अब सबको एक जगह ले आया गया क्योंकि कॉमर्स अब इजी हो जाता। अगर सेंट्रलाइज्ड कर रहे थे तो देश का इकोनॉमी को भी करना था सेंट्रलाइज्ड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद ये लोग ध्यान दिए इकोनॉमी के ऊपर। तो अगर इकोनॉमी को सेंट्रलाइज्ड करना था तो देश में एक जैसा करेंसी, एक जैसा वेट करके मेजर करना पड़ता, ठीक है। कि यहाँ से क्या होता था ना, पहले आपको बिहाइंड द सीन बता दे रहा हूँ इस चीज़ का। फ्रांस में जितने स्टेट्स थे, अराउंड 39 स्टेट्स थे, तो उनका ना अपना अपना करेंसी, अपना अपना वेट मेजरिंग सिस्टम था। तो जिसके कारण ना प्रॉब्लम होता था, सपोज कोई ट्रेडर आया, वो उसको चेंज करना था। मतलब सपोज ईस्ट, ये कोई एक्स नाम का स्टेट है, यहाँ से ये वाई नाम का स्टेट पे ट्रेड कर रहा है, इसका अपना करेंसी है, इसका अपना करेंसी है, इसका अपना वेट मेजरिंग सिस्टम, इसका अपना। तो प्रॉब्लम हो जाता था यहाँ वाला ट्रेडर को यहाँ पे ट्रेड करने में, या फिर यहाँ वाला ट्रेडर को यहाँ ट्रेड करने में। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सिस्टम लाया गया मेजर ऑफ वेट, ठीक है। नेशन वाइड लैंग्वेज वॉज लॉन्च्ड, डेट इज फ्रेंच। जो क्या हुआ ना, हम अगर हिंदी बोलते हैं तो हम सबको पता है कि हिंदुस्तान, जरूरी नहीं है कि जो हिंदी बोले वो जो इंग्लिश बोल दे वो ब्रिटेन का, ये भी नहीं, लेकिन प्राउड तो होगा अपने लैंग्वेज को, अपना कंट्री का लैंग्वेज को बोलने में। तो एक नेशनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया, उसको फ्रेंच लैंग्वेज का नाम दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद ना नेपोलियन घुस गए। नेपोलियन ये डेमोक्रेटिक बन चुका था अब कंट्री, कंस्टिट्यूएंट, पहले मोनार्की में था, फिर रेवोल्यूशन के बाद कंस्टिट्यूएंट मोनार्की में आया। अब 1799 का दौर आया। कब का? 1799 का दौर आया, 10 साल के बाद ये रेवोल्यूशन का। तो उस दौरान क्या हुआ, नेपोलियन इटली को जीतते हुए इधर घुस रहे थे फ्रांस में। नेपोलियन का पूरा इन्फ्लुएंस यूरोप चाहता था, मतलब यूरोप में चाहते थे कि उनका पूरा कंट्रीज पे इन्फ्लुएंस रहे। तो उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए वो फ्रांस में भी घुसने ही वाले थे, तब तक कि डेमोक्रेसी को उन लोगों ने एस्टेब्लिश कर चुके थे। और जब वो घुसे तो उसके बाद का कहानी अब आगे हम लोग देखेंगे। तो ये देखते हैं नेपोलियन का रोल क्या था। तो ऐसा एनसीईआरटी में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, ये यही टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इसी के अंडर में रोल ऑफ नेपोलियन को एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सेपरेट निकाला हूँ इस टॉपिक को, ठीक है। पीपल्स हु हर्ड अबाउट चेंजेस दे जॉइन जैकोबिन क्लब। तो जो आदमी लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े ही हैं, जो आदमी सुने चेंज हो रहा है सोसाइटी में, अब धीरे धीरे चेंज आ रहा है। अब जो नॉर्मल पीपल्स थे वो आगे आ रहे हैं, अब पार्ट ले रहे हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो कुछ कुछ क्या होता है ना, किसी किसी को ये बात पसंद नहीं आया, किसी किसी को पसंद आता है, किसी किसी को नहीं आता है। और जिनको पसंद नहीं आया वो जाके ज्वाइन किए जैकोबिन्स क्लब। और मैं आपको जैसे बताया इससे पहले कि नेपोलियन जो है वो पूरा यूरोप को इन्फ्लुएंस करना ट्राई कर रहे थे, मतलब पूरा यूरोप को अपने अंडर में लेने का ट्राई कर रहे थे। तो वो उसी में ही सोच में थे और सब जगह अपना क्लब को ना एस्टेब्लिश कर चुके थे। वैसा क्लब था जैकोबिन क्लब। मतलब जैकोबिन क्लब मतलब ज्वाइन करना, इसका मतलब क्या, नेपोलियन को ज्वाइन करना, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब को जो पीपल्स चेंज के बारे में सुने और जा करके जैकोबिन क्लब को ज्वाइन कर लिए, ठीक है।
और जो रेवोल्यूशन था, द रेवोल्यूशन आउटब्रेक एंड द होल कंट्री केम इनटू द कंट्रोल ऑफ नेपोलियन। वो जैकोबिन्स क्लब वाले क्या किए, भड़का दिए और रेवोल्यूशन हो गया। कंट्री किस में था पहले? पहले कंट्री था मोनार्की में, पहले कंट्री किस में था? मोनार्की में। फिर वो आया किस में? कंस्टिट्यूएंट मोनार्की में, ठीक है। फिर आया वो डेमोक्रेसी में, जो इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया था। अब फिर इसमें बदल गया, वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करते हुए नेपोलियन अब घुस चुके हैं, ठीक है। फ्रांस का अब वो जो भी है वहाँ का सीन, उसमें नेपोलियन घुस चुके हैं। ये सीज पार करते हुए ये तीनों हम आ गए हैं, और ये वाला पे अभी हम देखेंगे नेपोलियन के बारे में, ठीक है। अब नेपोलियन के हाथ में पूरा फ्रांस का कंट्रोल आ चुका है। तो नेपोलियन देन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस एंड इंट्रोड्यूस सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। तो नेपोलियन क्या किए ना, आते साथ इसको डिस्ट्रॉय कर दिए, मतलब चेंज लाने लगे। इसमें कुछ बड़ा बड़ा चेंज ऐसा लाए कि डेमोक्रेसी का मीनिंग ही चेंज हो गया, ठीक है। ऐसा डेमोक्रेसी था, ऐसा नहीं कि वो डेमोक्रेसी हटा दी, डेमोक्रेसी था, लेकिन ना डेमोक्रेसी में कुछ ऐसा चेंज ला दिया कि ये डिस्ट्रॉयड वर्ड को लाना पड़ा। वो क्या चेंज है हम ये गुड बैड में देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या किए, जब डेमोक्रेसी में चेंज लाए, वो क्या किए, कौन सा कोड के, कौन सा बिल के थ्रू चेंज लाए? द कोड ऑफ 1804। इस दिन वो 1804 में वो क्या किए थे, इंट्रोड्यूस किए एक कोड, ठीक है, इस ईयर में। उसको दूसरा भी नाम है नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, ये भी बोला जाता है, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का दो पहलू होता है, गुड और बैड, ठीक है। तो हम नेपोलियनिक कोड का दो पर्सपेक्टिव था। वो बहुत जन कंफ्यूज थे कि नेपोलियन अच्छे हैं कि नेपोलियन बुरे हैं। वो उसी तरह वो मतलब उसी में ही कंफ्यूज थे वो, और उसी मैस में वो कहीं ना कहीं भटक रहे थे, ठीक है। जब तक वो समझते कि नेपोलियन देश के लिए सही है या गलत है, तब तक लेट हो जाता, ठीक है। इसी के लिए बहुत आदमी जागरूक करने का भी कोशिश कर रहे थे जैकोबिन्स क्लब के खिलाफ। तो वो तो देखेंगे आगे के टॉपिक्स में, पहले ये देखते हैं सिविल कोड में क्या गुड और क्या बैड था। नेपोलियन टुक ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो जो हरदम से इशू बना हुआ था, हरदम से इशू बना हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, कि बर्थ से ही मिल रहा है कि क्लर्जी और नोवेलिटी को फ़ायदा, और कॉमनर्स बर्थ से ही घाटा में है। तो उस चीज़ को वो छीन लिए नेपोलियन, बोले अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसे नहीं होगा डायरेक्टली। अब जो वही राजा बनेगा जो मेहनत करके आगे जाएगा। वो नेपोलियन ये चीज़ उसी वक्त इंट्रोड्यूस कर चुके थे। ये गुड का पर्सपेक्टिव है। फिर एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ था, मैं आपको क्या बताया, डेमोक्रेसी का अनुसार लॉ था वहाँ पे, लेकिन अब उसमें वो क्या था, उस वक्त तक कंस्टिट्यूएंट मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी जो बना, उस वक्त भी ना जो पावरफुल थे, एरिस्टोक्रेट थे, उनके पास सारा पावर रहता था, वो सब मेंटेन करते थे। तो उसके कारण उनके पास अलग, मतलब उनके लिए अलग लॉ हो जाता था, पुअर के लिए अलग लॉ हो जाता था। तो अब उसको क्या किए हैं, एक जगह ला करके इक्वालिटी बिफोर लॉ सबको प्रोवाइड कर दिए वो थ्रू आउट द कंट्री। थर्ड में सिक्योर्ड राइट टू वोट। अब वोटिंग होगा वो गारंटी कर चुके थे वो, अब जो राजा बनेगा वो एज पर वोट बनेगा। फोर्थ, फ्यूडल सिस्टम एबोलिश। जो जागीरदारी था, जमीन मतलब जमींदारी जो करते थे, वो सिस्टम को हटा दिया गया, ठीक है, वो सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया। गिल्ड्स रेस्ट्रिक्शन रिमूव्ड। तो डेमोक्रेसी में क्या था ना, ऐसे डेमोक्रेसी में हम अलाउ रहता है पीपल्स को कि आप गिल्ड्स मतलब ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन इनको ये डेमोक्रेसी में अलाउ नहीं था, और ये चीज़ अलाउ किए नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन ये चीज़ अलाउ किए थे। 6, कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस किए, सॉरी यहाँ इंट्रोड्यूस्ड लिखना भूल गया, इंट्रोड्यूस्ड कॉमन करेंसी, पूरे कंट्री में कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस किए, जो ऐसे आपको पहले के में समझाया था मैं आपको। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप्ड। वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप कर दिए। इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक जगह से दूसरा जगह सामान भेजने में बहुत ही वक्त लगता था। वक्त के साथ ही और क्या होता था ना, कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाता है। जैसे कि आपको मैं ऐसे बताऊं, अगर हमको जम्मू कश्मीर में कुछ भेजना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कुछ भेजना है, तो हम 10 बार सोचते हैं कि गाड़ी जाएगा नहीं जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। वो उससे ना क्या होता है, कंट्री का इंटीग्रिटी जो मिल के रहता है ना कंट्री, उसमें भी इफेक्ट पड़ता है,
ठीक है। यहाँ का पीपल सोचेंगे कि अरे यार वो तो बहुत दूर है, वहाँ का कोई है ही नहीं, तो मतलब देश का उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। तो ऐसा ऐसा दिमाग में थॉट आता है और इसके कारण क्या होता है, इंटीग्रिटी अफेक्ट होता है। और ये क्या किए, जब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ावा दिए तो इसके कारण इंटीग्रिटी डेवलप हुआ, ठीक है। और 8 पॉइंट, न्यू स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर। आप पहले भी देखे कि पहले भी रेवोल्यूशनरीज ला चुके थे वेट्स मेजर के लिए, ये भी एक नया तरीका लाए वेट मेजर करने का, ठीक है। 9th, इन अदर प्लेसेस लाइक होलैंड एंड स्विट्जरलैंड फ्रेंच आर्मी इज वेलकम्ड। फ्रेंच आर्मी में अब इतना स्ट्रेंथ आ चुका था इनके आने के बाद, फ्रांस का आर्मी में इतना स्ट्रेंथ आ चुका था इनके आने के बाद कि दूसरे कंट्रीज के पीपल्स भी, ठीक है, वो भी उनको वार्मली वेलकम करते थे जब वो जाते थे तो, ठीक है। अब देखिए गुड तो था, ये सब उनका अच्छा ही था, वो अच्छा काम किए, सबको मिला दिए, सब काम किए, लेकिन कुछ तो लालच था उनका, तभी वो फ्रांस पे चढ़े थे। और उसका बैड का भी पर्सपेक्टिव देख लें, सेंसरशिप इंट्रोड्यूस्ड। सेंसरशिप मतलब अब जो काम होगा उनके बिना नहीं होगा। अब वो चाहेंगे तो पब्लिक डोमेन में कुछ भी बात जाएगा, अगर वो नहीं चाहें तो पब्लिक डोमेन में बात नहीं जाएगा, मतलब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए। सेकेंड, नो राइट फॉर वुमेन टू वोट, ठीक है। वुमेन्स के लिए पास कोई राइट नहीं था वोट करने का, वुमेन से जो राइट था वोटिंग का वो छीना चुका था, ठीक है। थर्ड, नो राइट ऑफ वुमेन टू वोट, सॉरी यही वो कंटिन्यू हो गया है, यहाँ पे वोट नहीं, टू ओन प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी होगा। वुमेन्स के पास ना राइट नहीं था कि कोई प्रॉपर्टी को वो ओन करें, कि कोई प्रॉपर्टी की मालकिन कोई वुमेन हो, ठीक है, उस वक्त। चौथा, फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी। पीपल्स पे प्रेशर डाल दिए थे कि तुमको आर्मी ज्वाइन करना है तो करना पड़ेगा, मैं बोल दिया मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या हुआ ना, डेमोक्रेसी में टैक्सेशन कम था और ये क्या किया, टैक्सेशन पूरा हाई कर दिए, पूरा इंक्रीज कर दिए। इसके कारण गरीब में और रईस में गैप होने लग गया, ठीक है। तो नेपोलियन का रोल यहीं पे ख़त्म होता है, फिर इसके आगे था इनका इन्फ्लुएंस के ही कारण नेशनलिज्म वहाँ जनरेट हुआ। लेकिन हाँ, आगे इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और आगे के वीडियोज़ में हम अपकमिंग टॉपिक्स देखेंगे एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। अपकमिंग टॉपिक्स देखेंगे एनसीईआरटी का, और जो इसके बाद का टॉपिक सब है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। और ऐसे हम वीडियो बनाते तो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता एक ही बार में, वो 1 आवर 2 आवर का हो जाता, जो कि कन्वीनियंट नहीं होता ना आपके लिए ना मेरे लिए, एक बार लंबा देखना और लंबा बनाने में। तो मैं क्या किया हूँ, आपके लिए टॉपिक डिवाइड कर दिया हूँ एज़ पर बुक, 2-2 टॉपिक, एक टॉपिक करके डिवाइड है। तो आपको जब भी वीडियो देखना पड़े चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 1 करके होगा, ठीक है। तब तक के लिए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।